नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। छोटे आ से अनार, हम पहला अक्षर पढ़ते हैं, पहला शब्द पढ़ते हैं, विद्यारंभ होता है। हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मुहैया कराती है। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या नया है? क्या ये शिक्षा व्यवस्था की पुरानी कमजोरियों को, पुरानी दिक्कतों को समाधान के रास्ते पर ले जाते करेंगे? भारत की नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं कौन सी क्लास में होंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा। इस तरह के नियम तय करने वाली नीति और इन नियमों की एक नई नीति नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हालांकि सरकार को यह ख्याल अचानक से आया हो, ऐसा नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने यह एजेंडा छोड़ा नहीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई 2016 को। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे। 2 लाख सुझाव आए और इसके बाद आज यानी 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी वाले सिस्टम में क्या खराबी थी? इसकी दलील नरेंद्र मोदी सरकार ने जो दी वो ये है कि बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की गई थी। इसमें 1992 में नरसिम्हा राव के जमाने में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, लेकिन वो सिस्टम अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह बदल देगी। पहला बदलाव ये कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब HRD मिनिस्टर को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया। इस नाम को लेकर RSS से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने आपत्ति जताई थी और साल 2018 के अधिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग भी उठाई थी। दलील ये कि मानव को संसाधन नहीं मान सकते, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। तो अब HRD मिनिस्टर हो गए हैं शिक्षा मंत्री और इस मंत्री ने यानी कि शिक्षा मंत्री ने बदलाव पर क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, मोटा माटी बातें बिंदुवार समझते हैं। पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा में आए बदलावों की। उच्च शिक्षा मतलब 12वीं के बाद की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली होगी। इसका मतलब ये कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई से मन उचट गया, कुछ और पढ़ने का मन करने लगा, तो ये 1 साल खराब नहीं होगा। इस 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगी।
इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कहीं और भी एडमिशन लिया जाए तो ये रिकॉर्ड कंसीडर किए जाएं। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, अभी BA BSc जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। नई वाली पॉलिसी में इस तरह के विकल्प होंगे कि जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो आगे जाकर रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का PhD MPhil की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी बड़ी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और म्यूजिक में या पॉलिटिकल साइंस में रुचि है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है। हम जिस विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये सुविधा है कि आप अपनी मर्जी के बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हैं। दूसरे स्कूलों, दूसरे सेंटर्स के कोर्स भी ले सकते हैं। इससे छात्र को अपनी रुचि और अपने सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। आर्ट्स और साइंस का जो विभाजन है वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कॉलेजों में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। जैसे एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी भी कराती है, अब कॉलेजेस को भी ये स्वायत्तता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी कई संस्थाएं हैं, UGC अलग है, AICTE अलग है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो हायर एजुकेशन के लिए नियम बनाती हैं। इन सबको मिलाकर एक रेगुलेटर, बढ़िया फैसला। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और DU के या महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। ये भी नहीं हो पाएगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज कितनी भी फीस वसूल ले, इसके लिए फी कैप तय होगी। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी हैं, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। तकनीकी को खूब बढ़ावा दिया जाएगा, वर्चुअल लैब शुरू किए जाएंगे। ये तो हुई हायर एजुकेशन की बात। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलावों की, यानी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा। अभी हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 का है, यानी 10वीं तक सब सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माने जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएं, लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूजिक या स्पोर्ट्स है तो उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह ही शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों को उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स की भी अलग से ट्रेनिंग होगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को, यानी 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी इससे बच्चों में स्किल डेवलप हो, इसका प्रयास किया जाएगा। बाकायदा बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो कभी किसी कारपेंटर के यहाँ, लॉन्ड्री वाले के यहाँ, दुकान वाले के यहाँ जाकर काम सीखेंगे। ये बढ़िया फैसला है। इससे एक चीज़ और होनी चाहिए, हमारे यहाँ श्रम की महत्ता की बड़ी कमी है। जो बहुत संपन्न है उनको लगता है कि साहब फलाना काम तो दुरुस्त नहीं है, ये गरीब लोग करते हैं। ये बुद्धि की विपन्नता है। आपके पास साधन संपन्न होंगे, लेकिन आपने कर्म को इस कोटि में बांटकर अपने आप को कमजोर कर लिया है। और क्या होगा? 6वीं क्लास से ही बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के मॉड्यूल डेवलप किए जाएंगे। उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और वो पूरे देश में एक जैसा होगा। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा सके। स्कूल में आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए, इसके बारे में भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा बड़ा हुआ होता है, इसकी अहमियत घटाने की बात है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचरों का मूल्यांकन ही नहीं होगा, एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा और एक कॉलम ऐसा भी जिसमें सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे। ये दिलचस्प है। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी बात सामने आई है।
स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगी। नई शिक्षा नीति की मोटा माटी बातें यही हैं। अब तो ये बहुत आदर्श स्थिति जैसा लग रहा है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों की हालत हम जानते हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। तो फिर कहीं ना कहीं स्कूल का भवन या दूसरे सुधार, इनकी बात भी होनी चाहिए। सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अभी कितना हो रहा है? 4.3% के आसपास। तो नई मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति, ये किस तरह से इसको देखा जाए, ये समझने के लिए हमने इन ब्योरों को समझने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स से बात की। आप भी सुनिए। The approval of the National Education Policy by the government is a very welcome step. As you know, the National Education Policy is the result of extensive, highly participative and inclusive consultation process with all the stakeholders. The National Education Policy aims at meeting the challenges in education and lay the foundation for the promising future of India. I look forward for the implementation of the National Education Policy. उनका जो मकसद है, ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल अवैज्ञानिक सोच के आधार पर तमाम चीज़ों को शिक्षा में जोड़ करके वो बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हैं। अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, इसे लागू होना बाकी है और इसके बाद कई इम्तिहानों से इसे गुजरना होगा। मसलन क्या ये नई शिक्षा नीति अपनी बातों को शहरों से दूर गांव देहात के उन बच्चों तक पहुंचा पाएगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, संसाधन नहीं है, वहां म्यूजिक के टीचर, वोकेशनल कोर्स और ऐसी बाकी बातें लागू हो पाएंगी? क्या कागजों पर जो इतनी अच्छी स्कीम दिख रही है वो लास्ट माइल तक